क्या? गुड इवनिंग। इसमें हम लोगों ने देखो इसको जो विद्युत उत्पादन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इधर कह के किसी को दिक्कत है क्या? हाँ, आपको दिक्कत है तो कहीं दूसरी जगह बैठ जाओ ना, फिर उधर पीछे में, तो पीछे से बैठ जाओ तो। हाँ, 27 है। आप यहाँ जाओगी, अपना अपना सीट दे दो ना, फिर उनकी जगह बैठ जाओ। आदमी को त्यागी प्रकृति का होना चाहिए। देखो हम आपके लिए त्याग क्या करेंगे, इसको और हटा देंगे जिससे आपको देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ा और इधर कर लीजिए भाई इसको। त्याग का फल मीठा होता है ना, ऐसा नहीं है। विद्युत उत्पादन, ठीक है, तो इसको हमने 3 चरणों में बांटा है ना विद्युत उत्पादन को। कौन कौन से? एक चरण 1, दूसरा चरण 2 और स्टेज चरण 3। ठीक है, 3 है। तीसरा ये पहले वाले के सेंस में जब यहाँ पे यूरेनियम का उपयोग होता है, ठीक है, और ये जो यूरेनियम का उपयोग होता है तो, और इससे जो यूरेनियम के विखंडन से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, उस ऊर्जा को हम लोगों ने ये देखा कि जैसे यहाँ पे भाई कोयला में भी एक्चुअली कोयला होता है, थर्मल पावर प्लांट, उसमें भी कोयला का काम कोयला को जला करके हीट पैदा करना और उस हीट से स्टीम पैदा करना और उस स्टीम से टरबाइन चलाना। ऐसा नहीं है कि कोयला को जलाने से जो तापमान उत्पन्न होता है वो तापमान सीधे बिजली नहीं होता है भाई, बिजली तो टरबाइन चलने से ही पैदा होगा। ठीक है, और उस टरबाइन को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टीम, और वो स्टीम बनाने के लिए कोयला इस्तेमाल करेंगे। वो स्टीम बनाने के लिए आप एलपी गैस इस्तेमाल करिए, उसे स्टीम बनाने के लिए आप डीजल जलाइए, उसे स्टीम बनाने के लिए आप क्या करिए, आप विखंडन का काम करिए। तो इस विखंडन से भी बस अंतर ये आएगा कि विखंडन से जो तापमान निकलेगा वो तापमान थोड़े यूरेनियम, 1 केजी यूरेनियम से जितना तापमान निकल जाएगा उसके लिए आपको 2500 केजी के आसपास कोयला जलाना पड़ेगा, ये उससे भी ज़्यादा, मल्टीपल टाइम्स। अब रेशियो हमारे पास फिक्स डेटा नहीं है, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा, ठीक है, आपको जलाने पड़ेंगे। तो कोयला जलाएंगे तो उससे भाई आपको कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन भी होगा, अदरवाइज राख निकलेगा, राख की भी दिक्कत होंगी, कई तरह के दिक्कतें होंगी। तो उसके जगह पे सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ऐसा कोई सोर्स यूज करें जिसके जलाने से कोई कार्बन इमिशन भी ना हो और राख भी ना निकले। देखिए जैसे आज दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में ये राजघाट के पास एक थर्मल पावर प्लांट हुआ करता था। राजघाट के पास 2 थर्मल पावर प्लांट होते थे, ठीक है, एक होता था राजघाट के पास गैस वाला था वो, और उसके आगे जाएंगे तो कोयला वाला था जिसको बोलते हैं आईटीओ के सामने, और वो दोनों के दोनों बंद हो गया, दोनों अब नहीं चलता है। और इसीलिए देखेंगे कभी अगर आप जाएंगे प्रगति मैदान, यहाँ से मुखर्जी नगर से कभी प्रगति मैदान रिंग रोड होके जाएंगे तो देखेंगे बीच में एक रेलवे का फाटक, एक ट्रैक चलता है। हेलो, ठीक है, हेलो, हेलो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ, जैसे वहां जाएंगे ना तो देखेंगे रेलवे का फाटक है, तो होता क्या था, सबसे प्रैक्टिकल दिक्कत देखो क्या होती थी। वो थर्मल पावर प्लांट को जब चलाया जाता था, कोयले की ट्रेन आती थी ट्रेन से और रिंग रोड को पार करके, उससे जो राख निकलता था उस राख का क्या किया जाए भाई। थर्मल पावर प्लांट में पूरे ट्रेन का ट्रेन कोयला जला रहे हैं, तो कोयला जलाने से तो उसका जो टेम्परेचर था तो वो तो अपने स्टीम बनाने के लिए यूज करके
स्टीम बनाया, बिजली उत्पादन किया, ठीक है। लेकिन जो राख, तो वही राख जमुना नदी के किनारे बिछाया जाता था। और आज भी जाएंगे तो प्रगति मैदान के पास जो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो पूरा राख बिछाया हुआ है। उस पर मिलेनियम जब यहाँ पे वो हुआ था 2010 में, कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, तो वहाँ मिलेनियम बस डिपो बना था। या अभी ये देखा जाता है कि जब भी नेता, चूंकि नेता लोग मरते हैं तो उन्हीं के किनारे किनारे उनको उनका घाट बनता है, ठीक है। तो एक तरीका ये हुआ कि अभी बहुत बड़ा बड़ा घाट बना के इनको बहुत कुछ ज़्यादा ही ज़मीन कब्जा किए हुए हैं लोग। जीवित रहते उतना ज़मीन नहीं कब्जा किए होंगे जितना कि मरने के बाद। तो सारा घाट वहाँ पे है, राजघाट से लेकर के विजय घाट, कौन को सब घाट है, ठीक है। और फिर अब उसके बाद जब इधर वाला पोर्शन सारा भर जाएगा तो उसके बाद कौन सा घाट होगा, फिर उस साइड वाला घाट इस्तेमाल होगा और वहाँ पे राख बिछा कर रखा हुआ है। तभी तो हमें लग रहा है कि 50 साल में कम से कम 20-25 लोग तो ऐसा हो ही जाएंगे, 10 साल में ज़्यादा हो जाएंगे ना। लेकिन सबको नहीं बसाया जाता, सबको यहाँ पे नहीं किया जाता है। नरसिम्हा राव मरे थे तो वो भी प्रधानमंत्री थे, दिल्ली में रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने उनको यहाँ पे नहीं सेटल होने दिया, भेज दिया हैदराबाद में जाके वहाँ पे फर्टिलाइजर नहीं, ईंट बनाते हैं उसका, फर्टिलाइजर का नहीं होता, ईंट बनता है। तो वो राख दूसरा चीज़ है, ये कोयला वाला राख है, ये वो राख ही राख नहीं है, ऐसा है, वो गोबर वाला है, वो उसमें हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो तो क्या है इसमें कंपैरिजन देखे तो उससे अगर कोयले वाले से कंपेयर करके देखेंगे तो यहाँ पे जो विखंडन वाला है उससे इससे कम मात्रा से ज़्यादा तापमान प्राप्त होगा, राख भी उत्पन्न नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन भी नहीं होगा, पानी की जरूरत भी कम पड़ेंगे, और ये थर्मल पावर प्लांट उससे कई गुना ज़्यादा आपको बिजली उत्पादन करके दे देगा। तो इसलिए उपयोगी है ये। अब इसी में क्या हुआ कि आपने देखा कि हमारे पास ना तो यूरेनियम ठीक से है, न तो हमारे पास इसको चलाने की जो टेक्नोलॉजी है 220 मेगावाट के आसपास की टेक्नोलॉजी होती थी। तो इस बैकग्राउंड में हमने क्या किया, अमेरिका के साथ 1-2-3 समझौता किया और बाद में फॉलो अप एग्रीमेंट किया, ठीक है। अन्य देशों के न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के जो अन्य देश थे उनके साथ समझौता किया, ठीक है। और वो सब समझौता करके फिर हम लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला, तब हमें बाहर से सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। और आज की डेट में भारत का जो 35 साल का जो न्यूक्लियर आइसोलेशन था, वो न्यूक्लियर आइसोलेशन खत्म हो गया। 2008 में जाकर के खत्म हुआ, अमेरिका से जब मिलना। 1974 में जब भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया था तो उसके बाद से, ठीक है, बंद कर दीजिए उसको, फैन को, हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ था कि 1974 में जब इंडिया ने परमाणु बम का परीक्षण किया तो उसके पहले हमें 1972 में रावत भाटा में एक कनाडा से रिएक्टर प्राप्त हुआ था जिसको हमने लगाया, और अमेरिका से 1969 में मिला जिसको हमने लगाया। इसका मतलब हुआ कि 1974 के पहले हमें कनाडा से भी सपोर्ट मिलता था, हमें अमेरिका से भी सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन जैसे ही 1974 में हमने परमाणु बम परीक्षण किया वैसे ही हमें दोनों देशों से सपोर्ट मिलना बंद हो गया। अब हमारी जरूरत क्या हो गई, और वो जो 1974-75 में जो बंद हुआ वो जाकर के करीब 31 साल तक, कितना 25 साल उधर और 8 साल और, तो 25-8 करीब 32-33 साल तक हमारा न्यूक्लियर आइसोलेशन रहा। हमें कोई ग्लोबल सपोर्ट ऐसा रूस को छोड़ करके किसी से नहीं मिला। कनाडा से जो हमने शुरू में 1972 में मिला, उसके बाद कनाडा ने हमें सहयोग देने से मना कर दिया जब 1974 में हमने टेस्ट किया। तो फिर जाकर के 2008 में अमेरिका के साथ 1-2-3 समझौता साइन हुआ, और जैसे ही समझौता साइन हुआ उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट से मनमोहन सिंह की सरकार चलती थी, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। किस आधार पर समर्थन वापस ले लिया कि इस तरह के समझौते होने से भारत तबाह हो जाएगा, भारत अमेरिका की गोद में जाकर के बैठ जाएगा, भारत गुलाम हो जाएगा। तो भारत को तो पता नहीं कुछ हुआ कि नहीं हुआ, भारत को कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रकाश करात का अंत जरूर हो गया। इतना ज़्यादा उन्होंने एग्रेसिव, इस मुद्दे को लेकर के इतना ज़्यादा एग्रेसिव थे वो कम्युनिस्ट पार्टी, कि आज कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में कोई बहुत बड़ी मजबूत पॉलिटिकल पार्टी एक केवल केरल में उसकी सरकार है, और वो भी जो हो, ठीक है। तो बस एक जगह पे उसकी सरकार रह गई, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। प्रकाश करात ने पूरे कम्युनिस्ट पार्टी को भारत में समेट करके छोटा कर दिया। देश बचाने के नाम पे, देश तो भले बचा नहीं बचा, अपने तो जरूर गायब हो गए। सरकार को इतना परेशान उन्होंने किया था इस मुद्दे के ऊपर, और फिर 2008 में एग्रीमेंट साइन हुआ और आज तक 2021 होने जा रहा है, आज भी एक भी रिएक्टर पश्चिमी सपोर्ट से आज तक एस्टेब्लिश्ड नहीं हुआ है। तो उसी तरह से अभी कुछ लोग किसान आंदोलन के दौरान देश बचाने में लगे हुए हैं। कल अरविंद केजरीवाल जी का कहना था कि ये तीनों जो किसान कानून है, वो कृषि कानून है, वो किसानों का डेथ वारंट है। मैंने अब इसके बाद किसान जाकर के कहाँ हो जाएंगे, बस किसान मरने वाले हैं, बस इस लेवल पे पॉलिटिक्स, मैंने इंडिया की ये एक विशेषता है, तो उसमें जाएंगे। तो खैर, तो उसी में 1-2-3 समझौता हुआ था, और आपने हेडिंग लिखा है, क्या लिखा है, समझौता, ठीक है। तो इसको, इसी को हेडिंग लिख लीजिए।
और उसमें नीचे लिखिए एक लाइन, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता। और उसी में लिख दीजिए एक लाइन, लिखो फर्स्ट, लिखो 2008 में अमेरिका के साथ 1, 2, 3 समझौता हुआ। एक दो तीन समझौता 2010 में अमेरिका के प्रयास से एनएसजी से भारत को छूट मिली। एग्जम्पशंस रिसीव्ड टू इंडिया फ्रॉम एनएसजी। एनएसजी से भारत को छूट मिली। एनएसजी क्या है? न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है, उससे भारत को छूट मिल गया। माने अब इसका एनएसजी से एग्जम्पशंस का मतलब ये था कि जो भी एनएसजी के 45 देश हैं, वो जो चाहे वो इंडिया को सपोर्ट कर सकता है विदाउट साइनिंग ऑन एनपीटी। और ये दोनों समझौते का उद्देश्य क्या था कि बिना एनपीटी पर हस्ताक्षर किए भारत को नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग प्राप्त हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ। 1995 से था कि बिना एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हुए कोई भी एनएसजी का देश इंडिया को नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कोई सहयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, एनपीटी पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। और एनपीटी पर हस्ताक्षर का मतलब क्या होता है कि आप ये कमिटमेंट करते हैं कि भाई आप हमें सहयोग दीजिए, हम इसका परमाणु बम बनाने के लिए उपयोग नहीं करेंगे। तो हम ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, तो अब हम ये वादा कैसे कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। तो अब ऐसी स्थिति में बीच का रास्ता, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकलना पड़ेगा। तो बीच का रास्ते में यही था कि ये दो एनएसजी वाले हैं वही मान जाएं कि भाई हम अपना परमाणु बम जो हमारे पास है वो हम रखें। ठीक है, हाँ, आगे परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेंगे, इतना कमिटमेंट ले लेते हैं। तो जब एनएसजी की बैठक हो रही थी जेनेवा में, तो उस समय भारत में प्रणब मुखर्जी विदेश मंत्री थे। उन्होंने फिर यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चाइना ने दक्षिण कोरिया कई देशों को भड़काया कि पहले इंडिया से कमिटमेंट लेने के लिए। तो इंडिया ने पहले से अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, नाभिकीय हथियार सिद्धांत है, उसमें बोल रखा है कि इंडिया विल नॉट टेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स इन फ्यूचर। ऐसा उसने बोल रखा है, लेकिन बोल ही रखा है, ठीक है, उसमें लिख भी रखा है, लेकिन फिर जरूरत होगा तो ठीक है, जरूरत होगा तो फिर टेस्ट कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो लेकिन तो फिर वहां पे ये हुआ कि इससे पहले कि एनएसजी इंडिया को एक तरह से वेपडअप करे, एक तरह से इसको अप्रूव करे, इंडिया को क्या करना होगा? इंडिया ये कमिटमेंट करे कि हम आगे फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट नहीं करेंगे। प्रणब मुखर्जी को इसमें ज़्यादा कुछ जा नहीं रहा था। उन्होंने एक प्रेस मीटिंग बुलाया, बोला कि भाई हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में पहले से लिखा हुआ है और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आगे हम न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और ये बात उन्होंने बोला और इस तरह से जेनेवा में 2010 में एनएसजी से हमें एग्जेम्पशन मिल गया। एनएसजी के सभी देशों ने कहा कि जो देश चाहे, अब वहीं पे मामला फंस गया किसका? जापान और ऑस्ट्रेलिया का, कि जिसको देना हो दे। हमने पंचायती में हाँ बोल दिया, लेकिन अब हम अकेले इंडिविजुअली आपको नहीं देंगे। आप एनपीटी पर पहले हस्ताक्षर करिए, तब हम आपको सहयोग देंगे। तो फिर वहीं पे आया कि जब 45 लोगों को की बात हम नहीं माने, ठीक है, एनपीटी पर हस्ताक्षर किए बिना सहयोग के लिए जब 45 में आप सहमत हो गए, तो अकेले आपके कहने से हम एनपीटी पर हस्ताक्षर कर देंगे। और इंडिया ने फिर हस्ताक्षर नहीं किया। बाद में जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों तैयार हो गए, वो भी दोनों देश तैयार हो गए, लेकिन लास्ट में तैयार हुए। और उसका क्या इंपॉर्टेंस था हमने एक दिन चर्चा किया था। तो उसी में लिखे 2010 में यूएस के प्रयास से एनएसजी से भारत को छूट। और इस प्रकार शांतिपूर्ण उपयोग के लिए भारत को बिना एनपीटी पर हस्ताक्षर किए सहयोग प्राप्त। उसमें लिखो भारत द्वारा इसके बाद आफ्टर एग्जेम्पशंस फ्रॉम एनएसजी,
भारत द्वारा इसके बाद, भारत द्वारा क्या लिखें, इसके बाद रूस, फ्रांस, मंगोलिया, कनाडा, कजाकिस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य अनेक देशों के साथ सहयोग समझौते किए गए। क्या लिखा? अन्य देशों के साथ सहयोग समझौते किए गए, फुल स्टॉप। पैरा चेंज करके लिखो, इस समझौते के क्रियान्वयन के लिए, पैरा चेंज करके, इस समझौते के क्रियान्वयन के लिए 2010 में CLND एक्ट 2010 भारत द्वारा पारित किया गया। CLND एक्ट 2010 भारत द्वारा पारित एवं लागू किया गया। क्या लिखें? पारित एवं, बिहार का बजट तो आज आ गया है, हम लोग इसको, बजट को और इकोनॉमिक सर्वे को एक दिन कर लेंगे। यह लिख दीजिए, इसको नाभिकीय उत्तरदायित्व कानून भी कहा जाता है। लिखा हुआ देखिए, द सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, ये लिखा हुआ ऊपर में, पूरा कानून का नाम ही लिख दीजिए ना हो तो, ये तो लिखा हुआ है, द सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर, हाँ, डैमेज एक्ट, द सिविल लायबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। पहले लिखो, पहले इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। इसमें लिख लो एक लाइन, नाभिकीय दुर्घटना की स्थिति में दायित्व, नाभिकीय दुर्घटना की स्थिति में दायित्व दुर्घटना की स्थिति में दायित्व कानून 2010, कानून 2010, ठीक है, पारित किया गया। देखो, इस कानून के अनुसार, विदेशी या निजी संस्था के द्वारा, विदेशी या निजी संस्था के द्वारा तकनीक आपूर्ति के क्रम में किसी दुर्घटना की स्थिति में किसी दुर्घटना की आपूर्तिकर्ता के दायित्व का निर्धारण किया गया है। किसी दुर्घटना की स्थिति में दायित्व का निर्धारण किया गया है। ठीक है, क्योंकि देखो है क्या इसमें एक है यहां पे कि इंडिया में जो भी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं, वे सारे के सारे इस क्षेत्र में, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के क्षेत्र में
निजी निवेश की अनुमति नहीं है। ये 100% सरकार के अंदर है। और भारत में जो 23 रिएक्टर हैं और आगे भी जो रिएक्टर स्थापित होंगे, सारे रिएक्टर्स एनपीसीआईएल द्वारा स्थापित होंगे। लेकिन इसके बिहाफ पर कई सारे ऐसे रिएक्टर होंगे, जैसे जैतापुर में और भी कई जगहों पे, वो रिएक्टर किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? एनपीसीआईएल द्वारा स्थापित किया जाएगा। लेकिन उसके सारे तकनीक, रिएक्टर कोर से लेकर के ईंधन से लेकर के सारा तकनीक किसके द्वारा दिया जाएगा? ये विदेशी कंपनी द्वारा। जैसे वो है जापान की कंपनी, जैसे वो फ्रांस वाली कंपनी है अरेवा। मान लीजिए जैसे अरेवा कंपनी है फ्रांस की, फ्रांस, ठीक है, की कंपनी है ये। इसके द्वारा सब कुछ दिया जाएगा और यहाँ पे जैतापुर में प्लांट लगाए जाएंगे, ठीक है। तो प्लांट को इंस्टॉल, लगाने, चलाने, सारा काम किसके द्वारा किया जाएगा? अरेवा कंपनी द्वारा। लेकिन वो प्लांट होगा किसका? एनपीसीआईएल का। जैसे एक तरीका ये था कि इसको बीच से यहां से काट दें और ये इसको सीधे कर दें, सीधे इसको कर दें। लेकिन भारत के परमाणु ऊर्जा कानून 1962 के अनुसार ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अरेवा कंपनी द्वारा वो सारा काम किया जाएगा, किया सब अरेवा कंपनी द्वारा जाएगा, लेकिन उसके लिए पैसा कौन देगा? एनपीसीआईएल द्वारा दिया जाएगा। और ये सब काम एनपीसीआईएल के बिहाफ पर अरेवा कंपनी करेगी। अब दो स्थिति है भाई, इसका जो देख रेख की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एनपीसीआईएल की। आपूर्ति सब कौन कर रहा है? अरेवा। अब मान लो अरेवा ने कोई डिफेक्टेड सामान दिया और यहां दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो भाई जिम्मेवारी किसकी होगी? कंपनी तो एनपीसीआईएल की, पावर प्लांट तो एनपीसीआईएल का है। भाई हमने आपने पैसा दिया, हमने आपको सामान दिया, हमारा काम खत्म। नंबर 1। नंबर 2, इसने खराब सामान, इसने अच्छा सामान दिया और एनपीसीआईएल के जो इंजीनियर वगैरह हैं उन्होंने उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं किया और दुर्घटना हो गई, किसकी जिम्मेवारी होगी? तो अब कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए इन दोनों कैरेक्टर के बीच में, इनके और इनके बीच में। तो उसी में जब ये समझौता हुआ, और ये हुआ क्या, विदेशी कंपनियां भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए सहयोग करेंगी, तो साथ में उनका किसी दुर्घटना की स्थिति में उनके दायित्व का भी निर्धारण होना चाहिए। कि इन केस ऑफ, भाई इमीडिएट पे क्या देंगे, बाद में क्या देंगे, तो उसके लिए कानून बनाया गया। कौन सा? सीएलएनडी कानून बनाया गया। और इससे वो सारे ये क्या है, जो भी कोई डैमेज होता है तो उसके आधार पे, उसके अनुसार लायबिलिटी का प्रावधान तय कर दिया गया। अमेरिका इसको टफ माना। अमेरिका का कहना था कि ये जो इंडिया का प्रोविजंस है वो टफ है। इतना ज्यादा, पता चला हमने 500 करोड़ रुपए का सामान दिया और 1500 करोड़ रुपए का पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है। और पता उसमें भी कई राउंड में वो सब इसके जो प्रोविजंस थे, कई राउंड में आपको कंपनसेशन देने पड़ेंगे। क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर फॉलआउट का जो इम्पैक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म में तो होता नहीं है, केवल मर गया 4 लाख रुपए दे दिया, ऐसा तो है नहीं। भाई जो मर गया तो मर गया, जो बच गया वो भी कई जनरेशन वो प्रभावित होंगे। तो कई जनरेशन प्रभावित होंगे तो हम फिर कितने जनरेशन का पैसा देते रहेंगे? जो मरा उसको देंगे, जो अभी जो आधा घायल हुआ है उसको देंगे, जो जन्म लेने वाला है वो भी घायल आएगा। अब उसका भी पता हो सकता है कि कोई ऑर्गन इधर उधर हो, तो उसको भी देंगे। अब उसका अगले वाले को कौन देंगे? तो इस तरीके से भाई उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि हम कितने दिन तक ये डैमेज देंगे और क्या। तो इसके लिए सीएलएनडी एक्ट 2010 बनाया गया। अमेरिका ने इसको टफ माना, पैसे को भी ज़्यादा माना। तो उसके बाद 2015 में बराक ओबामा जब इंडिया आ रहे थे तो उस समय एक नया समझौता किया गया। दोनों के बीच में एक ये जो एक इंश्योरेंस पूल बनाया गया 1500 करोड़ रुपये का। भाई कंपनी की तरफ से और एनपीसीआईएल की तरफ से एक पूल बना दिया गया इंश्योरेंस का 1500 करोड़ रुपए का। और उसमें हुआ कि कोई भी दुर्घटना होने पर उसी इंश्योरेंस पूल से पैसा दिया जाएगा। भाई प्रीमियम हम भागीदारी, प्रीमियम में हम भर्ती वो दे देंगे। तो प्रीमियम तो हमेशा कम होता है, हो सकता है 20 साल तक कोई दुर्घटना ना हो, तो उसमें प्रीमियम हमने दे दिया, एक जो अमाउंट तय होगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसी इंश्योरेंस पूल से कोई दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। भारत सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम इस कानून को दोबारा पार्लियामेंट में लेकर नहीं जाएंगे। एक तो कितना कठिनाई से यहाँ से पास करके ले आए हैं, और फिर दोबारा बोल रहे हो कि पार्लियामेंट में जाओ, तो फिर वहां से आएगा ही नहीं वापस ये, ठीक है। तो इसलिए फिर मनमोहन सिंह की सरकार थी, दोबारा चाहे कुछ भी होते रह गया। अमेरिका ने कितना भी दबाव डाला, इंडिया ने इसको दोबारा पार्लियामेंट में नहीं लिया। कहा कि ठीक है जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, एक प्रोविजन जरूर कर देते हैं कि एक पुल बना, इंश्योरेंस पुल बना देते हैं, और उस इंश्योरेंस पुल से दुर्घटना की जो राशि होगी वो दी जाएगी। ये प्रावधान कर दिया गया। तो उसी में एक लाइन लिख लो, का निर्धारण किया गया है। देखो, अमेरिकी दबाव में
2015 में 2015 में 1500 करोड़ रुपए के साथ विथ 1500 करोड़ रुपीज 1500 करोड़ रुपए के साथ एक एनआईपी का प्रावधान किया गया, न्यूक्लियर इंश्योरेंस पुल। एनआईपी न्यूक्लियर इंश्योरेंस पुल, नाभिकीय बीमा पुल का प्रावधान किया गया। क्या लिखे? नाभिकीय इंश्योरेंस पुल का प्रावधान किया गया। लिखो किसी दुर्घटना की स्थिति में, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, क्षतिपूर्ति इस पुल के माध्यम से, इस पुल से दिया जाना। कंपेंसेशन विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम दिस पुल। पैरा चेंज करके लिखिए, समझौते का लाभ, बेनिफिट ऑफ एग्रीमेंट। क्या लिखिए? समझौते का लाभ। और उसमें फर्स्ट लिख दीजिए, भारत का लंबा नाभिकीय अलगाव समाप्त हुआ। नाभिकीय अलगाव भारत का लंबा नाभिकीय अलगाव समाप्त हुआ। लंबा नाभिकीय अलगाव समाप्त हुआ। दूसरा, भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा में वृद्धि। ग्लोबल रिस्पेक्टेबिलिटी ऑफ इंडिया इनहैंस्ड। भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा, वैश्विक प्रतिष्ठा में वृद्धि। तीसरा लिखिए, अधिक क्षमता युक्त नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्राप्त। अधिक क्षमता युक्त नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्राप्त। ये क्लास तो कब स्टार्ट होता? साइंस टेक्नोलॉजी का संडे को। अच्छा, कल ही संडे था ना? हाँ, कल ही स्टार्ट हुआ था, कल ही स्टार्ट हुआ है। क्या लिखे? हाँ, नेक्स्ट लिख लो। बस क्या लिखा? अधिक क्षमता युक्त नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्राप्त। जैसे जैतापुर का एक रिएक्टर, जैतापुर का एक रिएक्टर 1650 मेगावाट का है। जैतापुर का एक रिएक्टर 1650 मेगावाट का है, मेगावाट का है। नेक्स्ट लिखिए अगला। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धी दर पर यूरेनियम प्राप्त। प्रतिस्पर्धी दर पर यूरेनियम प्राप्त। हाँ, पीछे बढ़ जाइए, उधर उधर खाली है। प्रतिस्पर्धी दर पर यूरेनियम प्राप्त, यहां चले जाइए। दर पर यूरेनियम प्राप्त, ठीक है। पहले तो जो भी था आपके पास अपना, आज के डेट में तो मल्टीपल सोर्सेज हैं, जहां से चाहे आप नेचुरल एनरिच्ड यूरेनियम दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको हुआ। सब क्या होता था? हाँ, तो उसमें रसिया जैसे 1995 के पहले के समझौते के आधार पे रसिया सप्लाई करते रहता था। मैंने पहले सप्लाई आता था, लेकिन समझौता कौन सा था? होशियारी थोड़ी ये की गई थी कि 1995 में कि पहले ही समझौता हो गया था कि भाई आप हमें अगले 50 साल तक यूरेनियम देते रहेंगे, ठीक है।
तो इस तरह की बुद्धि किसके पास हो सकती है? इंडिया के पास। तो इंडिया को तो पता था ना कि 1995 के बाद ऐसे रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, ठीक है, तो समझौता करा लिया था। इंडिया बहुत होशियार देश है, ठीक है। अरे समझ में ये तो आपको ऐसा मिलता था, ऐसा नहीं था कि